नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। बीते दिनों बहराइच में जो दंगा हुआ 13 अक्टूबर को, दुर्गा पूजन के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जब मूर्ति लेकर के मुस्लिम मोहल्ले से जब लोग निकल रहे थे, तो ऐसा खबरें आ रही हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें आई कि डीजे पर तमाम वो गाने बजे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं या किसी को भड़काने वाली बात लग जाए। उसके बाद से वो भी तस्वीरें आई कि गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ करके, मुस्लिम का घर होता है उसके छत पर चढ़ करके जिस तरह से वो एक समुदाय के एक धर्म के प्रतीक झंडे को निकाल करके दूसरे धर्म के झंडे को वहां पर लगाते हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? दंगा क्यों हुआ? दंगे में वो लोग मारे गए, क्यों मारे गए? कितना नुकसान हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ? दंगे के पीछे की कहानी क्या है? क्यों आजकल दंगा होने में समय नहीं लगता है? उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप यादव मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी के और बहराइच से हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहराइच के बाशिंदे हैं, इनसे बात करेंगे आज कि ये क्या देखते हैं, बहराइच होकर के आए हैं, क्या बात हुई लोगों से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जुड़े रहेगा, वीडियो में पूरी चर्चा होगी, पूरी बातचीत होगी कि आखिर देश में कानून व्यवस्था कैसी है और दंगे इतनी जल्दी भड़कते क्यों हैं और लोगों के पास इतना समय है कि दंगों में अपनी जान माल को भी वो परवाह नहीं करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहराइच में जो भी हुआ, इंसानियत को तो पहले शर्मसार करती है तमाम घटनाएं ऐसी, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है कि दंगा भड़कने में अब समय नहीं लगता है? दंगा आम हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहराइच के महासी महाराजगंज में ही हिंदुत्व इतना उबाल क्यों ले रहा है, इसको, इस घटना को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है, जबकि घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं। ब्राह्मणों की बड़े पैमाने पर इससे पहले भी हत्या हुई है, अन्य तथाकथित हिंदुओं की भी बहुत बड़े पैमाने पर हत्या हुई है, तब किसी का खून उबाल नहीं लिया। इस मामले में जैसे इसकी पूरी सुनियोजित तरीके से इसकी तैयारी करके रणनीति करा करके घटना कराई गई है। और मुझे तो उपचुनाव की तैयारी भी लग रही है ये, कि कोई मुद्दा नहीं था। भाजपा हर मुद्दे पे फेल है, विकास के मुद्दे पे, सभी मुद्दों पे भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से जो इस घटना को सबसे ज्यादा हवा दे रहे हैं कि जब विकास दुबे की गाड़ी पलटाई गई तब ये कहां थे हिंदूवादी ब्राह्मणवादी नेता? जब पुष्पेंद्र तिवारी की हत्या की गई, जब कमलेश तिवारी की हत्या की गई, जब सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, जब मड़ौली, कानपुर के मड़ौली गांव में जब माँ बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई, उसमें झुलस के मर गए, तब इन लोगों का क्यों अस्तित्व नहीं जागा? तब इन लोगों ने क्यों इतनी आवाज नहीं उठाई? तो इस घटना में ही क्यों इतना लोग तड़प रहे हैं इससे ज्यादा, और इससे माहौल खराब कर रहे हैं? ये सुनियोजित साजिश लग रही है मुझे तो इसके पीछे। और कुल मिलाकर की मैं ये कहना चाहता हूं कि 2024 से पहले कम से कम 500 ब्राह्मणों की हत्या की जा चुकी है, लेकिन तब कहीं कोई माहौल नहीं भड़का। और इस मामले में ही सबसे ज्यादा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ब्राह्मण वर्सेस मुसलमान का मामला है। इससे पहले जब ब्राह्मण के अन्य जात के हत्यारे होते थे तो उसमें इतना तूल नहीं दिया जा सकता था। लगता है कि सरकार बिल्कुल तुष्टिकरण की नीति पे उतारू है। आप गोपाल मिश्रा मारे गए हैं तो आप उस हत्या को बचाव कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो भी हत्या किसी की हुई, दोषी हो निर्दोष हो, हत्या तो किसी हालत में किसी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इस घटना में घटा वो एक परिस्थितियां थी, परिस्थितियां रही होंगी, मैं ये नहीं कहता। मैं तो, मुझे उस घटना का बहुत दुख है, उनकी जान जाने का बहुत दुख है। लेकिन जिन परिस्थितियों में गोली चलाने वाले से ज्यादा इस मामले में प्रशासन और शासन का दोष है कि उन्होंने क्यों नहीं कर दिया। मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो बहुत तेजी से, बहुत लंबे समय से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन आपकी मदद नहीं करता है और आपको कोई सहायता प्रशासन कानून से नहीं मिलती है, तो कानून आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप प्रतिकार कर सकते हैं और आत्मरक्षा के प्रयोग में आप कुछ भी कर सकते हैं। कानून आपको आत्मरक्षा की इजाजत देता है। तो उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या घटना घटी होगी, क्या परिस्थितियां रही होंगी उस समय, क्या मजबूरियां रही होंगी उस परिवार के सामने जिसने गोली चलाई। भी हो सकता है जो परिस्थितिजन साक्ष्य बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि अगर वो मुस्लिम परिवार अपने बचाव में गोली न चलाता तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होकर जब एक आदमी घुसा था, ऐसे बहुत सारे लोग घुस सकते थे और उस मुस्लिम परिवार का पूरा परिवार नष्ट होता था, पूरा परिवार की जान जा सकती, पूरा परिवार मारा जा सकता था। तो मुख्यमंत्री जी के बताए कथनानुसार
और उसने वीडियो उसको भी तक पहुंची होगी, उसको रहा होगा कि हमें भी संरक्षण प्राप्त है और हमें भी आत्मरक्षा का प्रयोग करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी ने कभी यह बताया नहीं कि वो जो है ये मुसलमानों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर ये बताए होते तो शायद वो अपना जान दे देता, वो आत्मरक्षा का प्रयोग न करता। तो कुल मिला मुसलमान राजनीति करने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया क्या कि अगर राजनीति आपको चमकानी है, राजनीति नहीं चमक रही है तो मुसलमान को सामने लाओ, हिंदू मुसलमान के किसी एजेंडे को सामने लाओ, आपकी राजनीति चमक जाएगी। बिल्कुल यही इस घटना से तो बिल्कुल साफ साफ यही प्रतीत होता है कि पहले पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, सुरक्षा बल पर्याप्त रूप से तैनात नहीं किया गया। इसको जो वहां पुलिस थी उसकी अक्षमता के कारण, कम संख्या में थी पुलिस, शायद उसको रहा होगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कि प्रशासन शासन की लापरवाही या शासन की साजिश कही जाए, इसमें दंगा कराने की नियत रही हो, इसलिए वहां पे पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं की। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं जानता हूं कि मेरे जनपद का मामला है, पूरी ट्रक की पीएससी सीआरपीएफ पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए जाते थे। कभी इस तरह की कोई घटना कभी हुई नहीं। और इस घटना में इससे पहले भी तमाम घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि दंगा मुक्त प्रदेश है, ये दंगाइयों की खैर नहीं। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, पूरा प्रदेश देख रहे हैं, कहां कहां क्या क्या होता है। इस घटना से इससे ताजा उदाहरण है। इससे पहले न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। तो अब इस तरह से जो है आप क्या कहेंगे इस घटना को, इससे तो सुनियोजित साजिश सरकार की लग रही है। और इससे ज्यादा हद तो तब हो गई जब इस घटना के बाद पुलिस के सारे आला अधिकारी सब लोग मौजूद थे, मंडल के सारे आला अधिकारी पहुंच गए, पुलिस के प्रदेश के आला अधिकारी पहुंच गए, एडीजी कानून व्यवस्था पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए। उसके बावजूद वहां पे जो अराजक तत्व थे, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्व थे, ये पूरी तरह से सक्रिय रहे। मुसलमानों के, उन मुसलमानों को जो निर्दोष मुसलमान हैं, जिनका उस घटना से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनके घर जलाए गए, उनके धार्मिक स्थल को तोड़ा गया, उनके बच्चों को मारा पीटा गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी संपत्तियां, उनकी गाड़ियां जलाई गई, नष्ट किया गया, उनकी दुकानें जलाई गई, उनके मकान जलाए गए, उन पे कितना क्या। तो कम से कम ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। उसके बाद भी जो हुआ है, प्रशासन चाहता तो इस पे काबू कर सकता था, लेकिन लगता है कि प्रशासन की मंशा ही कुछ और थी। इतनी सारी व्यवस्था के बाद में कैसे सब भड़कता रहा, इतना नुकसान क्यों होता रहा। और मुख्यमंत्री जी ने, अगर देखा जाए कानून, वो अगर अपनी बात पे अमल करें और अटल रहें, तो जैसा उन्होंने आत्मरक्षा का बयान दिया था, तो उसमें तो इस परिवार पे पैर पे गोली मरवाने छोड़िए, वो जिनको ये दोषी बता रहे हैं उनको तो एफआईआर तक नहीं होनी चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री अपने बयान पे अमल करें और अटल रहें तो। ऐसा क्या हो गया गोपाल मिश्रा को कि वो उसको भगवा फहराने का, भगवा लहराने का इतना जुनून कहाँ से चढ़ गया उस 22 साल के नौजवान को कि किसी जो वहां के वो जो भड़काऊ वीडियो वहां गाने चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी का वीडियो स्वयं एक बहुत बड़ा वीडियो है अपने आप में, जो उन्होंने बहुत पहले से बयान दे रखा है कि आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, कानून आपको आत्मरक्षा की इजाजत देता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब कुछ भी करने की बात आ गई, इस तरह की बात, और फिर इतने मतलब संदीप शर्मा जैसे लोग इस तरह के गाने लिखे, इस तरह की म्यूजिक बजाई जाती है, जिस तरह की धुन होगी उसी तरह का लोग काम करेंगे, उसी तरह के जज्बात। तो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार लंबे समय से वो तुष्टिकरण की राजनीति और जज्बात उतारने पे उतारू है। बीजेपी के शासन में अगर गोपाल मिश्रा पंडित जी मार दिए जाएंगे दंगे में, तो भाई भावनाएं तो हाथ होंगी ना, कार्रवाई तो होगी ना। सभी इंसान हैं, गोपाल मिश्रा के मारे जाने पे ही क्यों, और लोग इतने मारे गए, इतनी घटनाएं हुई, कितने यादव मारे गए, पुष्पेंद्र यादव, और ये समझ लीजिए बादल पटेल, और तमाम सारे लोग, शशि मौर्य उन्नाव में, और मंगेश यादव, प्रेम यादव देवरिया में, इंदल पटेल, इस तरह से, और क्या नाम उनका, प्रजापति अभी हमीरपुर में मारे गए, और समझ लीजिए कि अर्जुन पासी मारे गए हैं, और यहाँ पे अमन गौतम मारे गए, छोटे लाल प्रजापति हमीरपुर में मारे गए। इतने सारे बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित मारे गए हैं। क्या इस पे किसी को कभी रोष आया, किसी का हिंदुत्व जागा, किसी की इंसानियत जागी? तो एक घटना को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इसमें हत्या ब्राह्मण द्वारा हो, मतलब ब्राह्मण की हो गई है और मुसलमान द्वारा हुई है, तो इसलिए इस पे जो है इसको इतना तुल दिया जा रहा है, इस पे राजनीति की जा रही है। ये चुनाव की तैयारी, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, वो बिल्कुल उस पास कोई मुद्दा नहीं है, और पीडीए जैसे नारे से बहुत परेशान है। पीडीए का दर्द उनके इतना तेज उभर रहा है कि उसका इलाज ढूंढते फिर रहे हैं, और इसका शायद उन्होंने इलाज ढूंढ के निकाला है कि इस घटना से पीडीए का इलाज किया जाए। लेकिन पीडीए के लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, और ऐसा उस पर कुछ होने वाला है, सरकार की ये मंशा भी कामयाब नहीं होगी, इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है।
सिवाय मैं बता दूं कि तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। बलिया के हेमंत यादव मार दिए जाते हैं, बादल पटेल मार दिए जाते हैं, निशा मौर्य मार दी जाती हैं। अभी फतेहपुर में जो घटना घटी है, प्रिया मौर्य जो सुसाइड करती हैं, उसमें भी कहीं न कहीं छेड़खानी का मामला रहता है, उस पे भी सवाल खड़े नहीं किए जाते हैं। आपके नीतीश मौर्य शिवपुर बनारस में विभत्स हत्या होती है उनकी। हमीरपुर में छोटेलाल प्रजापति की हत्या हो जाती है। इंदल पटेल आपके मारे जाते हैं, हमीरपुर में ही मारे जाते हैं। उसके बाद जितेंद्र यादव नोएडा में एनकाउंटर होता है, फेक एनकाउंटर होता है। आपके पुष्पेंद्र यादव मार दिए जाते हैं। आपके अर्जुन पाशी, रायबरेली के अर्जुन पाशी की हत्या होती है। इसी लखनऊ 4 दिन पहले आपके अमन गौतम नाम के लड़के की संदिग्ध व्यक्तियों में पुलिस उठा के ले आती है, उसकी हत्या हो जाती है। चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे थे। तमाम ये घटनाएं घटती हैं और इसके पीछे जो आरोपी है, मुख्य तौर से आरोपी कोई जात नहीं होती है, लेकिन आजकल जातियां देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर गोपाल मिश्रा के ऊपर गोपाल मिश्रा की अगर मौत हुई है, हत्या हुई है, मौत हुई है, तो तमाम जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं या वो तमाम कार्रवाई में तेजीपन दिख रहा है, तो वही कार्रवाई तेजीपन ये तमाम जो पिछड़े दलितों के जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहन बेटियां, उनके साथ होता है, क्यों नहीं दिखता है? आप ये तो आपने बताया ही, आप बहराइच जाकर एक बार वहां का नजारा देखिए, किस तरह लोग बिलख रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनका दर्द जिनका घटना से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। ऐसे तो ये भाजपा आरएसएस के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सभी मुसलमानों से व्यक्तिगत जीवन में, लेन देन में, बिजनेस में, व्यापार बहुत अच्छा संबंध रखते हैं और उनसे तमाम काम भी लेते हैं, उनकी अच्छाइयां भी बताते हैं, उनके साथ हर तरह का संबंध रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब राजनीति की बात आती है तो इतना दुश्मन नजर आते हैं। इस नजर से देखते हैं कि जैसे उनकी सोच ही बिल्कुल एकाएक बदल जाती है। आप जाइए, जब बहराइच का नजारा देखिए, आपके आंसू भी नहीं रुक पाएंगे उस घटना पर, किस तरह लोग बिलख रहे हैं। मुझे तो इस पर बहुत ही मशहूर शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनके बहुत ही मशहूर नज्म याद आती है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये सरकार की बिल्कुल सुनियोजित मतलब जो है और राजनीति है, और मुसलमान के साथ जो खास करके इसलिए कि ये घटना मुसलमान से संबंधित है, इसलिए इसको इतना तुल दे रहा है। और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम के साथ जो ये सौतेला व्यवहार और बर्ताव किया जा रहा है, ये देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और इस पर भी एक मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की एक बहुत ही मशहूर नज्म है कि उसको भी आप सुन लीजिए कि एक आंसू ही हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने अभी देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो ये जब जो ये तड़प रहे हैं लोग, इनकी जब हाय लगेगी तो ये सरकार हमेशा हमेशा के लिए नेस्ता नाबूद हो जाएगी, कभी दोबारा इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और इस सरकार ने अगर चाहा होता तो इस न तो मतलब जो है विकास गोपाल मिश्रा की हत्या हुई होती और न ही इतना बड़ा दंगा हुआ होता। ये बिल्कुल सुनियोजित राजनीति के तहत और राजनीति की जा रही है इस पर अभी भी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर वो अपने बयान पर अपने अटल हैं, कायम हैं, अमल कर रहे हैं, तो इस घटना को बिल्कुल इसको आत्मरक्षा के श्रेणी में लाएं और वरना खुलकर बताएं कि संविधान के तहत, भारतीय कानून के तहत मुसलमानों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, आत्मरक्षा का अधिकार केवल हिंदुओं के लिए है। ये उनके ही बयान है, स्पष्ट रूप से उन्होंने हिंदू कौन होते हैं? हिंदू का थोड़ा बताइए, हिंदू पे बड़ा कौन है हिंदू? समझिए, हिंदू जो है कोई धर्म नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारे एक बहुत बड़े संसद में एक सांसद रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो एक बार सदन में लोकसभा की स्पीच उनकी मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत कहा कि मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत सबका बहुत गहन अध्ययन किया है, कहीं हिंदू शब्द दिखा ही नहीं, कहीं हिंदू शब्द। उन्होंने पूरा दावा किया था कि अगर हिंदू शब्द कोई साबित कर दे इन सब कहीं पे तो मैं कुछ भी हारने को तैयार हूं। हिंदू शब्द एक राजनीति के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है और ये दो जगह खास पे प्रयोग किया जाता है। एक जब ब्राह्मण पर खतरा होता है तब, और एक जब राजनीति की जरूरत पड़ती है 2-3 महीने के लिए, ये लोग ब्राह्मण खुद भी हिंदू बन जाते हैं और पूरे समाज को, पिछड़े दलित को भी चुनाव के समय ये प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, मात्र है, और इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, न कहीं एक मिला है, न कुछ है। तो इसमें जज्बात भड़काए जाते हैं। जब इतने पिछड़े, बैकवर्ड, दलित ये सब मारे गए तब किसी ने नहीं, तब लोग हंस रहे थे। अब उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग आवें और खड़े हों और दंगा भड़काया जाए।
तो अब बहुत ही पीढ़ी के लोग आखिरी भी सवाल आपसे, जज्बातों में नहीं आने वाले हैं, जज्बात नहीं भड़काने वाले हैं। और अब अधिकांश हिंदू जो तथाकथित हिंदू है वो समझ चुका है कि हमारा कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। समझदारी जितनी तेजी के साथ डेवलप होती जाएगी लोगों में, और जितना मानसिक स्तर लोगों का बढ़ता जाएगा, उठता जाएगा, उतना ही इनके मंसूबे फेल होते जाएंगे। आखिरी सवाल है आपसे, क्या बहराइच में फिर से अमन शांति का माहौल कायम हो पाएगा? लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो जन्म लेगी, वो फिर से पनपेगी? बिल्कुल है। ये मोहब्बत की धरती है, यहाँ मोहब्बत का बीज ही पनप सकता है। नफरत का बीज यहाँ की धरती उगल देती है। ये कुछ क्षण के लिए है। जो अमन पसंद लोग हैं वो सारी तरह से मुसलमान की तरह से उसके बाद कोई रिवोल्ट नहीं किया गया, कोई बात नहीं, लोग सहन कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन कुछ जो धार्मिक उन्माद फैलाने पे उतारू लोग हैं उन्हीं द्वारा इसको पूरी तरह से हवा दी जा रही है। लेकिन एक पक्ष जो है वो बिल्कुल शांति बनाए हुए है। वो क्षणिक घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या स्थिति रही होगी, इसका तो वही। और मुझे तो इस पे भी राजनीति लग रही है। अभी तो जब तक वो परिवार खुल के एक्सेप्ट नहीं कर लेता स्वस्थ स्थिति में, मतलब कहीं ऐसे माहौल में कि जहां उस पर कोई दबाव ना हो पूरी तरह से कि हाँ हमारे द्वारा ही इन परिस्थितियों में गोली चलाई गई है, तभी। हमें जब सरकार की इतनी बड़ी साजिश है, वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, तो हो सकता है रचना जी हो, गोली किसी ने मारा हो, नाम किसी का आ रहा हो, किसी का प्रयोग किया गया हो, कुछ किया गया हो, अभी ये कह पाना जब तक ये जांच का विषय है। इसमें किसी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी रिटायर्ड अथवा पदेन जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी ये मामला आता है। और इसमें पता करना चाहिए कि आत्मरक्षा का मामला बनता है, क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थिति होती है। बिना परिस्थिति का आकलन किए कुछ नहीं। लेकिन जो अभी तक सरकमस्टांस से जो परिस्थिति जन साक्ष्य बता रहे हैं, जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह की गाने बज रहे थे, जिस तरह उन्माद ने उस व्यक्ति को, हमको लग रहा है कि उत्साहित किया होगा, उस भीड़ ने, भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने, उन गानों ने, उन म्यूजिक ने और उस तरह के जो है माहौल ने उसको उत्प्रेरित किया होगा यह करने के लिए। तो निश्चित ही अगर ये सब चीजें वहां पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होते तो इस घटना को, उसकी जान भी बचाई जा सकती, पूरे माहौल को बचाया जा सकता था। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं लग रही है। मैं इस उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि चूंकि आप अगर इंसाफ पसंद हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप उन मुस्लिम परिवारों का जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा भिजवाइए। आप अपनी तरफ से शांति का पैगाम, केवल ऐसा नहीं होगा, शांति तभी आएगी जब शासन सत्ता भी इसमें लगे, सबके साथ सम व्यवहार हो। उन्हें भी इसमें मुआवजा भिजवाइए, उनकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी जांच कराइए, और ऐसे अराजक तत्वों और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और नहीं तो इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो फिर कैसे लोग सहन करते, कितना सहन करेंगे? सहन कर रहे हैं लेकिन लगातार उकसाया जा रहा है। मैं कोई ऐसी घटना अभी तक उसके बाद से मुसलमान की तरफ से या किसी तरफ से कहीं नहीं आई है कि कहीं कोई इसका कोई रिवोल्ट किया हो या कुछ ऐसा किया हो। शांति तो इसलिए इसमें चाहिए कि सरकार भी साथ दे, और जब सम व्यवहार करेंगे, जारी जो चीजें हो गई, आगे से अभी से भी इसको संभाला जा सकता है। लेकिन इसमें सरकार को सबसे अच्छा कदम उठाना चाहिए कि उसमें आकर के सबसे पहले बराबर जो जो चोटिल हुए हैं सब पे बराबर मरहम लगाना चाहिए, एक पक्षपात कोण की दृष्टि नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ प्रदीप यादव जी से इनसे बातचीत हुई। बहराइच में जो भी हुआ वो इंसानियत के लिए सर्वसार है। बहराइच में अब देखना होगा कि कब वो दिन आएंगे जब अमन शांति वो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम फिर से लहराएगा। वहां पर लोग आपस में गले मिलेंगे और तमाम जो त्योहार हैं वो एक साथ मिल करके कब लोग मनाएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो वहां पर जो हालात है वो हालात बहुत ही दयनीय हैं, क्योंकि दंगे के बाद जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, आम आवाम का जो, जिसका उस दंगों से कोई वास्ता नहीं था, उन लोगों का भी जो नुकसान हुआ है, वो तस्वीरें बहुत ही दयनीय हैं। बातचीत हुई इनसे और आगे भी इस मुद्दे बातचीत होती रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि दंगा क्यों भड़कता है? दंगे में आदमी इतना उत्साहित क्यों हो जाता है? और दंगा जो है, क्या दंगे से किसी का फायदा होता है? और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जो हिंदू बचाने के लिए ठेकेदार बने हुए हैं, अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को कहाँ पढ़ाते लिखाते हैं, कहाँ रखते हैं? और आम दंगे में जो दंगा होता है उसमें आम पब्लिक मारी जाती है। आप लोग सोचिए, समझिए, और जहां भी ऐसा लगे कि दंगा भड़कने वाला है या ऐसा भीड़ भाड़ माहौल है, हम जाने से बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका है। फिलहाल के लिए नमस्कार।